नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 की बात करने जा रहे हैं। जहां आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। जहां पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया की क्या विशेषताएँ हैं, पूंजीवादी समाजवादी मॉडल के में क्या अंतर है और क्या समानताएँ हैं। जहाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाजी विकास के दृष्टिकोणों की और आज़ादी के बाद भारत में विकास की नीतियों की। आई होप सो आपको लेक्चर ठीक लग रहे हैं, और यदि वास्तव में लेक्चर आपको ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, चैप्टर हमें यहाँ से पढ़ना है। पार्ट 1 में इससे पहले कि हम चर्चा कर चुके हैं, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए पहले आप। देखो, समाजी विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे हम समाजी विकास को प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। कुछ लोगों का कहना है शीर्ष से विकास करना चाहिए। शीर्ष से विकास का मतलब क्या है? देखिए, हमारे देश की अगर मैं भारत का एग्जाम्पल लूँ तो 3 स्तर पर सरकारें हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर जहाँ पर मुख्यमंत्री साहब हैं, सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री साहब हैं, और फिर तीसरा आता है पंचायती राज। तो ऐसे में शीर्ष से विकास वाले दृष्टिकोण के लोगों का यह कहना है कि जो विकास की योजना होती है ना, वो ऊपर से चलाई जानी चाहिए। यानी कि सेंट्रल को फंड देना चाहिए, सेंट्रल कोई नियम बनाने चाहिए, सेंट्रल कोई कानून बनाने चाहिए, ताकि वो समाज में हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के लाभ को पहुंचा पाए। केंद्रीय संगठन ही योजना बनाएंगे। एग्जाम्पल, भारतीय राजधानी दिल्ली में जो मंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये ग्रामीण लोगों की समस्याओं के लिए कानून बनाए। हम ऐसे इनके लिए आशा करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? किताब आपकी क्या लिखती है कि क्या वो दिल्ली में बैठा हुआ बंदा है संसद के अंदर या अपने बंगले के अंदर, क्या उसे ग्रामीण समस्याओं के बारे में पता है? भले ही अपनी प्रोफाइल में उन्होंने लिखवा दिया कि मैं जी ग्रामीण क्षेत्रों से हूँ, लेकिन क्या वास्तव में उन समस्याओं को पहचान पा रहे हैं? इस दृष्टिकोण के लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों को विकास की ज़रूरत है ना, वो अपनी ज़रूरत, अब देखो, ये बात तो पक्का होगी कि संसद में जो बंदा बैठा है कि उसे ग्रामीण विकास के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो योजना चला जा रहा है 5,000 करोड़ की, 7,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की। चाहे वो किसी भी सरकार हो, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसा होता है कि सारी योजनाएं सेंट्रल से डाउन तरफ चलती हैं, यानी टॉप से बॉटम की ओर चलती हैं, सेंट्रल से पंचायत की ओर चलती हैं? पंचायत खुद अपनी योजना बना के क्यों नहीं करता ऐसा? तो उसके लिए ये तर्क दिया जाता है कि जो ग्रामीण लोग हैं ना, ग्रामीण लोग ये अपनी ज़रूरत समझने के लिए सक्षम नहीं है। ये अपने लिए विकास की योजनाओं को तैयार नहीं कर सकते, ये अपने दम पर सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है, इन्हें इसीलिए बाहरी टूल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन वास्तव में ये सोच ही बेकार है। ग्रामीण जनता को अपने विकास के बारे में नहीं पता होगा। ये निजी स्वार्थ है, ये स्वार्थगत राजनीति है, ये सत्ता का भ्रष्टाचार है। क्योंकि सत्ता ये चाहती है कि सारे संसाधनों पर नियंत्रण मैं रखूं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जुटाऊं। मैं कुछ नहीं कह रहा, ऐसा भाई आपकी किताब कह रही है। लोग विकास योजनाओं को स्वीकार करते हैं, उनके पास स्वयं पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन जो योजनाएं बनती हैं, ये रोज़ जो योजनाएं नई नई आती हैं, ये योजनाएं वास्तव में सफल नहीं होती, ये वास्तव में उस लोग तक नहीं पहुँच पाती जिसके लिए वो ज़रूरी होती है। ठीक है भाई। तो ऐसे ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, विकास योजनाओं के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास चला जाता है, अधिकारी इसे खा जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई विदेशी एजेंसी हो, और आम जनता पिसती रहती है, और चुनावी समय पर फिर बात की जाती है कि हाँ भाई हमने इतना किया। आज़ादी से लेकर आज तक यही समस्या बनी हुई है, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, अगर कोई किसान के बारे में सोचती तो किसान आज आत्महत्या नहीं कर रहा होता। किसी ने नहीं सोचा, चाहे वो कितनी भी आज धरने कर ले, प्रदर्शन कर ले, किसी ने नहीं सोचा। तो समाज विकास का पहला दृष्टिकोण क्या होगा? शीर्ष से विकास, यानी कि टॉप टू बॉटम लेकर चलना है इसे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारे नियम बनाएगी, सारे कानून बनाएगी, सारी योजना चलाएगी, सारी योजनाओं के लिए फंड देगी, क्योंकि इनका ये मानना है ग्रामीण लोग विकास करने में सक्षम नहीं है, अपने बारे में सोचने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हम सोचेंगे जी, लेकिन ये धारणा क्या है? गलत है, आप इसकी आलोचना कर दोगे। दूसरा क्या है? सतह से विकास, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ पहले वाले में कि बॉटम टू टॉप क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी समस्याओं को अच्छे से समझेगा। ऐसे में उसको ही हक है कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाए। तीसरे नंबर पर बात आती है क्षेत्रीय विकास की। देखिए, जब देश विकास करता है तो कोई जरूरी नहीं है देश का हर कोना विकास करे।
ऐसे में कुछ क्षेत्र तो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हट जाते हैं। ऐसे में देश में पैदा होता है क्षेत्रीय असंतुलन। कुछ क्षेत्रों तक तो तकनीक पहुंच जाती है, कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। कुछ क्षेत्रों में उद्योग लग जाते हैं, कुछ क्षेत्र कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो, तो क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण कृषि या उद्योग जैसी अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र के लिए निर्माण की बात करता है। उदाहरण के लिए भारतीय योजनाकारों ने आज़ादी के बाद उद्योग को विकसित करने के बारे में सोचा, तकनीकों को विकसित करने के बारे में सोचा, लेकिन अब हम इन तकनीकों को विकसित कैसे करें, बड़े बड़े उद्योगों को कैसे लगाएं, इसके लिए फिर हमने बड़े बड़े देशों से मदद मांगी। लाइक डेट यूएस से, रूस, इंग्लैंड से हमने क्या लिया, सहयोग लिया। दूसरी तरफ हमने कपड़ा, स्टील एंड आयरन कंपनियां, सीमेंट जैसे भारी उद्योग, इसके लिए क्या करा, बड़े बड़े उद्योगपतियों से धन मांगा। देश में जब खाद्यान्न समस्या का सामना करना पड़ा तो हमने कृषि क्षेत्र को विकसित करने की बात करी, यानी पहले उद्योगों पर बल दिया, फिर कृषि पर बल दिया। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करी, थ्रेसर मशीन, कीटनाशक, इन सब के बारे में हमने मदद ली लोगों से। इस प्रकार से हमने हर क्षेत्र के विकास को करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। फिर जो मैंने बात कही वही चीज़, हर क्षेत्र विकसित नहीं है, हर जगह सड़कें, रेलवे और मनुष्य की सुविधाओं के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसे में क्षेत्र विकास पर जोर दिया जाता है। और तीसरा होता है लक्ष्य विकास, समूह विकास। इसमें क्या होता है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी विशेष श्रेणी के लोगों के समूह को रख लिया जाता है और पूरे के पूरे समूह के विकास की बात की जाती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, छोटे किसानों और महिलाओं, खेती मजदूरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय समय पर छोटे छोटे संगठन बनाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं और सामाजिक विकास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बताओगे शीर्ष से विकास की ज़रूरत है इसमें, लेकिन सीमित मात्रा में, सतह से विकास ज़्यादा होना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। आगे चैप्टर में है आज़ादी के बाद विकास का भारतीय अनुभव क्या है। तो देखिए 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत निम्न थी, उत्पादकता का स्तर निम्न था, प्रति व्यक्ति आय निम्न थी, क्योंकि ब्रिटिश का शोषण हमने झेला था। ऐसे में हमारे सामने पहली समस्या ये थी कि देश का विकास किया जाए, और उससे बड़ी समस्या ये थी कि देश का विकास ऐसा हो जो इक्वलिटी बेस हो, समानता पर आधारित हो। ऐसा ना हो कि विकास का प्रभाव केवल कुछ ही क्षेत्रों पर पड़ जाए, कुछ ही लोगों पर पड़ जाए और बाकी सब लोग इससे वंचित रह जाएं। ऐसे में हमारे सामने विकास के दो मॉडल थे, एक समाजवादी मॉडल और एक पूंजीवादी मॉडल। कि पूंजीवादी मॉडल अपनाकर, यानी कि अमेरिका का गठबंधन लेकर हम अपने देश का विकास करें, या सोवियत संघ का। ऐसे हमने कहा दोनों का गठबंधन नहीं लेंगे जी, हम तो गुट निरपेक्षता अपनाएंगे, दोनों गुटों से दूर रहेंगे। और फिर हमने फाइनली अपनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने क्या करा, बड़े बड़े जितने भी उद्योग थे वो सारे सरकार के नियंत्रण में कर दिए और कुछ उद्योग प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कर दिए। कुछ उद्योग ऐसे कर दिए जिसमें प्राइवेट सेक्टरों के भी शेयर होंगे और गवर्नमेंट सेक्टरों के भी शेयर होंगे। इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था एक नया मॉडल तैयार किया और आगे चलकर बहुत सारे देशों ने इसकी कॉपी भी की। कह भी रही है आपकी किताब कि राज्य बड़े उद्योग स्थापित करने में एक उद्यमी के रूप में काम करेगा, उद्योगपति। जैसे कि स्टील आयरन का निर्माण है, बिजली का उत्पाद है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंक सारे सरकारी कर दिए गए जो प्राइवेट थे। रेल और डाक जैसे विभागों पर पूरा गवर्नमेंट नियंत्रण कर दिया गया। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो सारी चीज़ समाजवादी हैं, लेकिन कुछ उद्योग हमने निजी के लिए छोड़ दिए, छोटे बड़े दोनों उद्योगों में, जैसे कपड़ा सीमेंट उद्योग हो गया। तो ऐसे में हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेंगे। तो इससे पता चलता है हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इससे हम क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के दोराहे से भी बच गए, शीत युद्ध से भी बच गए, और साथ ही साथ ये हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया भी था। कृषि आधारित क्षेत्रों, उद्योग आधारित क्षेत्रों, दोनों में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करी। लेकिन अफसोस इस चीज़ का रहा कि हम उतनी तेज गति से विकास नहीं कर पाए जितनी तेज गति से विकास करना चाहिए था। फिर आगे चलकर हमने क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि भारत ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो कृषि क्षेत्रों में केवल कुछ ही राज्यों में प्रगति हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही प्रगति हुई है, बल्कि देश के अधिकतर क्षेत्र वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये आंकड़े कहते हैं। समय समय पर भूपतियों को खत्म करने के लिए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में रहे हैं। 1967 के बाद हरित क्रांति हुई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद सरकार ने क्या करा, सरकार ने विकास के नाम पर कुछ कार्यक्रम चलाए, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी आंदोलन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पूरे के पूरे गांव के विकास की योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों के अंदर अपने आप की शक्ति को जगाया जाए, ताकि वो स्वयं के प्रयासों से अपना विकास कर सकें, संसाधनों को खुद विकसित कर सकें। लेकिन कार्यक्रम सफल ही नहीं हुआ, ग्रामीण लोगों की भागीदारी ही नहीं हुई इसमें।
प्रशासन क्षेत्र हमारा बहुत कमज़ोर था, पंचायती राज व्यवस्था उस समय थी नहीं। 1957 में शुरू तो की गई राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन वो जो थी संवैधानिक नहीं थी, संवैधानिक रूप से आई आपके 1993 में। यही हाल सहकारी आंदोलन का था। बड़े पैमाने पर सहकारी आंदोलन में क्या हुआ, हमने सोचा चीन की तरह हम यहाँ पर सहकारी कृषि चलाएंगे। बड़े पैमाने पर विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया कि सब लोग विनोबा भावे का कहना था कि लोगों का अगर हृदय परिवर्तित हो जाए और जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो आम जनता को भूमि दान दे दें। अब ऐसा भारत में हो सकता है क्या? भारत में क्या कहीं भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा अपनी सारी ज़मीनी दान में दे दे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने भूदान किया, लेकिन ये भूदान सफल नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने ज़मीन की ना वो गुणवत्ता दान में नहीं दी थी जो देनी चाहिए थी। एग्ज़ाम के बाद इस पर वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। आगे चलकर भारत ने विकास के लिए लक्ष्य समूह नियोजन का भी रास्ता अपनाया कि कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया, कुछ चीज़ों को टारगेट किया कि हाँ भाई हम इनका विकास करेंगे, लेकिन ये भी उतना सफल नहीं हो पाया। ये 20 पॉइंट्स वाले आर्थिक कार्यक्रम थे जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम पे बात की गई थी। अब देखिए आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर बात की जा रही है, लेकिन क्या गांव विकास हो पाया आज तक? इसमें सूखा संभावित क्षेत्रों को जोड़ दिया गया कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ सूखा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई गई। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम की बात की गई। 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई। प्रत्येक ब्लॉक में 3000 परिवारों को शामिल करने की बात की गई। IRDP के तहत रोजगार को बढ़ावा देने की बात की गई। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने की बात की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए गए। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कार्यक्रम चलाए गए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। महामारियों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर छोटे छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियों की भी स्थापना की गई है। इससे गांव में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। मलेरिया, पोलियो, चेचक जैसी आज जो बीमारियां हैं इसे नियंत्रित किया गया है। यानी कि सिर्फ निगेटिविटी नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। बहुत सारी महामारियों पर अपन नियंत्रण पा लिया है। आज देश अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी प्रोग्राम थे इन्होंने बेसिक नीड को कंप्लीट किया है। फिर भी बहुत सारी समस्याएं, आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में अच्छे शिक्षक नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर किताब क्या लिखती है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में अच्छे शिक्षक या स्कूलों में उचित आधारभूत संरचना नहीं है। गलत लिखा हुआ है, किताब में बहुत मिसप्रिंट है। स्वास्थ्य देखभाल में शिक्षक होंगे या डॉक्टर होंगे? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभालों में अच्छे डॉक्टर अब भी नहीं है और स्कूलों में अच्छे शिक्षक अब भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। धर्म के नाम पर दंगे हो ही रहे हैं। सामाजिक राष्ट्रीय कल्याण की चिंता हमें दिख रही है। ये आज़ादी के बाद भारत का विकास का मॉडल है। तो आई होप सो इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे। आगे चैप्टर में ये क्वेश्चन दिए भी गए हैं और निष्कर्ष दिया गया है। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ में आने चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।